गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से स्वागत है एक बार वर्क नाइस चैनल आप ही के अपने चैनल पर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, लेक्चर 5 है। इससे पहले हम लोग ने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो जल्दी से हम लोग इस बहुत सुंदर सुबह का शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, तो गाइस सबसे अच्छा अगर आप लोग को सीखना हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन या इनफैक्ट कोई भी चीज़, तो सबसे बढ़िया होता है कि वी स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। करेक्ट। तो इसी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके आ गया हूँ गाइस। आप लोग इस एग्जांपल पे फोकस करिए कि अगर आयरन है, वो अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है आयरन सल्फेट और कॉपर। यानी ये आयरन इस CuSO4 के साथ रिएक्ट किया तो FeSO4 बनाया और Cu बनाया। कहने का मतलब क्या कि कॉपर को यहाँ से इसने रिप्लेस कर दिया और डिस्प्लेस कर दिया। इसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। परफेक्ट। यानी वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर इन द केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अंडरस्टूड? इसी के साथ एक एक्टिविटी भी जुड़ी हुई है, एक्टिविटी 1.9। इसे भी हम लोग जल्दी से देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ऑलराइट, तो गाइस अपना सबसे स्टेप 1 है कि टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। 3 आयरन नेल्स लेने हैं, से ABC। ठीक है, आयरन नेल समझ रहे हैं आप लोग? सीधा कील। ठीक है, कील जो होते हैं, जो हम लोग दरवाजों पे या कहीं पे भी हम लोग ठोकने के काम में लाते हैं, उसको आयरन नेल्स को लेना है, उसको क्लीन कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है स्टेप 2 में? टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क A, B। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml CuSO4। ठीक है, ये तो लेना ही है। साथ में आपको क्या लेना है गाइस? 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, से एक टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब B। और दोनों में क्या करना है? 10 ml CuSO4 भर देना है। करेक्ट। इसको हम लोग CuSO4 दोनों में है। और यहाँ पे अपना क्या है? आयरन नेल्स। करेक्ट। इसमें थर्ड स्टेप है अपना, टेक 2 आयरन नेल्स विथ थ्रेड एंड इमर्ज देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब B। आपको क्या करना है? इनमें से 3 आयरन नेल्स में से 2 को उठाना है और इस वाले जो सॉल्यूशन में है इसमें इमर्ज कर देना है। ठीक है, थ्रेड की मदद से, यानी धागे की मदद से इसको लटकाना है और यहाँ पे इमर्ज करना है। ठीक है, लेट्स से ये पहला नेल है, ये दूसरा नेल है। उसका नेक्स्ट स्टेप होगा, आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके बाद आप लोग को आयरन नेल्स निकाल के देखना है नेक्स्ट स्टेप में, और कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशंस इन टेस्ट ट्यूब A and B। ठीक है, तो गाइस हम लोग को पता है कि कॉपर सल्फेट का जो एक्चुअली जो कलर होता है इस सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? इसका सॉल्यूशन मैं आपको रंग के साथ बताता हूँ, ये होता है ब्लू कलर का। ठीक है, तो ब्लू कलर इसमें भी है, इसको रेफरेंस के लिए हम लोग रखे हैं। और सेकंड वाले में क्या कर रहे हैं? आयरन नेल्स को मिला रहे हैं। तो इसका भी हम लोग को कलर नोटिस करना है, ये क्या अभी भी ब्लू कलर है या चेंज हो जाता है? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है अपना गाइस कि ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी हम लोग को सॉल्यूशन का तो कलर नोटिस करना ही है, यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? आयरन का भी कलर नोटिस करना है। ठीक है, आयरन का भी कलर नोटिस करना है। तो अगर आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, इसके रिजल्ट सेक्शन में आएंगे, तो आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, जो ओरिजिनल जो हम लोग का टेस्ट ट्यूब ए में सॉल्यूशन था, दोनों में था कॉपर सल्फेट, लेकिन जो ओरिजिनल टेस्ट ट्यूब ए को हम लोग ने कुछ रिएक्ट नहीं कराया था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, तो वो तो एज इट इज ब्लू रहा। लेकिन जिसमें हम लोग ने आयरन नेल्स डाले, आयरन नेल्स जिसमें हम लोग ने डाले, उसका कलर चेंज कर गया। यानी उसका कलर जो है ना फेड कर गया बेसिकली। तो इसके साथ हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व किए। एक और चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जो हम लोग ने आयरन नेल को यूज़ नहीं किया था, वो तो एज इट इज़ अपना सेम कलर का था ही। लेकिन अगर जिस आयरन नेल को हम लोग ने यूज़ किया, ठीक है, वो एक्चुअली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने के बाद वो थोड़ा सा उसका कलर जो था ना डार्क ब्राउन टाइप हो रहा है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि हम लोग ने जो एग्जाम्पल लिया है Fe प्लस CuSO4 का, वही दोनों रिएक्शन करके FeSO4 और Cu बना रहे हैं। यानी बेसिकली क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं। आयरन क्या कर रहा है? कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना रहा है। ठीक है, और कॉपर बाहर निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट इज इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अंडरस्टूड? सबसे आसान रिएक्शन है, याद करने के लिए, समझने भी आसान है। तो ये था अपना रिजल्ट। फाइनली हम लोग लास्ट पॉइंट में हम लोग ये देख लेते हैं कि अदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पहला एग्जांपल ये देखते हैं CuSO4 और देखे ही कि आयरन को अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर एज अ डिस्प्लेस्ड एलिमेंट। ऑलराइट, अदर एग्जांपल में जिंक में अगर हम लोग कॉपर सल्फेट मिलाते हैं तो वो ZnSO4 प्लस Cu बनाता है। यानी क्या किया? जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। उसी तरह से लेड को भी अगर कॉपर क्लोराइड में मिलाते हैं, ठीक है, लेड को CuCl2 बनाते हैं, तो उसे क्या बनेगा? लेड क्लोराइड बन जाएगा। ऑलराइट, और Cu अपना बाहर आ जाएगा, एंड इट गेट्स डिस्प्लेस्ड। वैसे बेसिकली ये तो अपना रिएक्शन हो गया, हम लोग देख रहे डिस्प्लेसमेंट का। इसका कंक्लूजन भी ये है गाइस कि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर।
दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। कहने का मतलब जिंक और लेड जो होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ज़्यादा होता है, यानी इसका रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होता है। इसका मतलब जिंक को अगर हम लोग कॉपर के सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे, इनफैक्ट कॉपर के सॉल्यूशन में, तो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो वो तो हम लोग ने देखा ही कि Zn में अगर हम लोग CuSO4 मिलाएं तो वो ZnSO4 तो बना देगा प्लस Cu। लेकिन अगर उसको हम लोग उल्टा करना चाहें, ठीक है, अगर हम लोग ZnSO4 में Cu मिलाएंगे तो वो Z ये CuSO4 नहीं देगा, करेक्ट, प्लस Zn। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव। अंडरस्टूड? यही इस पॉइंट का कहने का मतलब था कि हम लोग ने सीधा इस रिएक्शन को बना पढ़ा कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट तो जिंक सल्फेट दे देगा, लेकिन उल्टा नहीं होगा, क्योंकि कॉपर को अगर हम लोग जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसको डिस्प्लेस इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव दैन जिंक। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था इसलिए उसे रिप्लेस कर पाया। अंडरस्टूड? बहुत अच्छा क्लास था इनफैक्ट गाइज, मतलब नए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सीखने के लिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो काफ़ी इस शॉर्ट क्लास के बाद मिलते हैं आप लोग से जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे के रिएक्शंस के बारे में। तो आप लोग बने रहिए, वक्त न पर मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।